नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त ज़ाया करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार विवाद का केंद्र बनी है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके कृष्णानगर स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी समर्थकों ने अंडे और बैंगन फेंककर हमला किया है। महुआ ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया और दावा किया कि यह कोई सामान्य विरोध नहीं है, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक हमला था। और इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। महुआ मोइत्रा का कहना है कि कुछ लोग उनके कार्यालय के बाहर पहुंचे, नारेबाजी की और फिर अंडे और सब्जियां फेंकनी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है ताकि डर और तनाव का माहौल बनाया जा सके। महुआ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध स्वीकार है, लेकिन हिंसक और अभद्र तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं उन्हें डराने वाली नहीं है और वो पहले की तरह जनता की आवाज उठाती रहेंगी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। वीडियो में कुछ लोगों को कार्यालय के बाहर हंगामा करते और सम्मान जो है फेंकते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस मामले में बीजेपी की ओर से महुआ के आरोपों को खारिज किया गया है। पार्टी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस चुनावी माहौल में सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है और बीजेपी नेताओं का भी दावा है कि विरोध स्थानीय लोगों का था और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जैसे अभिषेक बनर्जी के समय दिया गया। बंगाल में अगले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। अब सोचिए चुनाव कब होंगे। अभी 4 मई को चुनाव के निष्कर्ष आए थे, अभी 5 साल का पूरा कार्यकाल बाकी है। लेकिन अगर ये बात सच है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी यही कहना चाहती है कि अगले चुनावों के लिए अभी से माहौल गरमाया जा रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव पहले से ही कई मुद्दों पर देखने को मिल रही है। ऐसे में महुआ के कार्यालय के बाहर हुई यह घटना राजनीतिक तनाव को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दल के बीच बयानबाजी और तेज हो सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल राजनीतिक विरोध था या फिर वास्तव में किसी सुनियोजित साजिश के तहत यह घटना हुई। क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत में अंडे और बैंगन फेंकने की यह घटना अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी संग्राम और तेज होने की संभावना है। लेकिन हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि ये अंडे फेंकने की जो बात है ये हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स तलब की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि अंडे और बैंगन की राजनीति पश्चिम बंगाल को किस दिशा में ले जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर शिक्षा और प्रशासनिक सुधार को केंद्र में रखते हुए बड़ा संदेश दिया है। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि लक्ष्य सिर्फ योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है। इस अभियान को लेकर राज्य भर में व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है और सरकार का दावा है कि इसका सीधा असर नामांकन दर और शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई देगा। सहारनपुर के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने बच्चों को किताबें, स्कूल बैग और स्टेशनरी भी वितरित की। सरकार का फोकस इस बार उन बच्चों पर है जो या तो स्कूल से बाहर है या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। सरकार का भी मानना है कि अगर बच्चे समय पर स्कूल से जुड़ेंगे तो न सिर्फ साक्षरता दर बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। और इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर से लेकर शहरी क्षेत्रों तक विशेष टीमें सक्रिय की जाएंगी। स्कूल प्रबंधन समितियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि हर घर तक पहुंचकर बच्चों के नामांकन की स्थिति सुनिश्चित की जा सके।
अब सरकार का दावा है कि ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है और ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और हर स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। हालांकि इस अभियान के साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है। समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि केवल अभियान चलाने से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी समस्याएं पूरी तरह हल नहीं होंगी। उनका आरोप है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों की कमी और संसाधनों की स्थिति पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं सरकार का दावा है कि लगातार चल रहे सुधारों के कारण स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार अभियान की निगरानी और ज्यादा सख्त होगी और हर जिले से रिपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। और सहारनपुर में हुए इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है जब राज्य में प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण योजनाओं पर सरकार का जोर लगातार बढ़ता दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये स्कूल चलो अभियान वास्तव में जमीनी स्तर पर उन बच्चों तक पहुंच पाएगा जो अब तक शिक्षा व्यवस्था से दूर है? क्या ये पहल केवल नामांकन तक सीमित रहेगी या फिर शिक्षा की गुणवत्ता में भी वास्तविक सुधार दिखेगा? फिलहाल सरकार इस अभियान को एक बड़े बदलाव की शुरुआत बता रही है, जबकि विशेषज्ञों की नज़र इसके क्रियान्वयन और परिणामों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये पहल शिक्षा व्यवस्था में कितना वास्तविक परिवर्तन ला पाती है और क्या उत्तर प्रदेश का हर बच्चा वास्तव में स्कूल तक पहुंच पाता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की। बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मरीजों को बेहतर इलाज मिले, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अस्पतालों में पारदर्शिता बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बड़े स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी अस्पतालों की गतिविधियों पर सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पटना में बने केंद्रीय कंट्रोल रूम में भी नजर रखी जाएगी। और इस फैसले को बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुताबिक राज्य के करीब 15,000 सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इन कैमरों के जरिए ओपीडी, आईपीडी, अस्पताल परिसर और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनकी निगरानी की जाएगी। उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी निभाएं और मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए पटना में एक आधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा जहां से पूरे राज्य के अस्पतालों की निगरानी संभव होगी। अब सरकार का कहना है कि कई बार अस्पतालों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, कर्मचारियों की लापरवाही, इलाज में देरी और मरीजों की शिकायतें सामने आती रही हैं, खासतौर पर बिहार में। और नई व्यवस्था के बाद ऐसी समस्याओं पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यानी अब सरकारी अस्पतालों में जवाबदेही पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पहले से ही सरकारी अस्पतालों में लगभग 350 प्रकार की दवाएं मुफ्त उपलब्ध करा रही है और साथ ही ये निर्देश भी दिए गए कि अगर किसी अस्पताल में कोई मेडिकल मशीन खराब होती है तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को दी जाए ताकि मरीजों का इलाज प्रभावित ना हो। सरकार चाहती है कि इलाज के दौरान मरीजों को दवा, जांच और आवश्यक सुविधाओं के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके अलावा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी सरकार का विशेष फोकस है। जानकारी के मुताबिक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर करीब 100 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि सड़क दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। और सरकार का मानना है कि गोल्डन आवर के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कई अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति, अव्यवस्था और मरीजों की शिकायतों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। और अब सीसीटीवी निगरानी की इस व्यवस्था को उन्हीं सुधारात्मक प्रयासों की अगली कड़ी माना जा रहा है। और सरकार का दावा है कि तकनीक के इस्तेमाल से अस्पतालों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और मरीजों का भरोसा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर और मजबूत होगा।
हालांकि इस फैसले पर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की दिशा में प्रभावी कदम मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि केवल निगरानी से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, दवाओं की नियमित आपूर्ति और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि सीसीटीवी आधारित निगरानी व्यवस्था वास्तव में सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदल पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन लाने के लिए तकनीक का सहारा लेने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य पूर्व की, क्योंकि मध्य पूर्व में एक बार फिर कूटनीति और तनाव आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ युद्ध की आशंकाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए स्थायी समाधान तलाशने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में अहम स्तर की बातचीत जारी रहनी थी और इसी वार्ता पर सिर्फ दोनों देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इसके नतीजे वैश्विक सुरक्षा, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की बड़ी खेप गुजरती है। दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस जलमार्ग पर निर्भर है और ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन जाता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान इस जलमार्ग पर अपने अधिकारों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर स्पष्ट आश्वासन चाहता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सभी देशों को अपने सभी देशों के जहाज़ों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित रहनी चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहन बातचीत हो रही है। हालांकि अभी तक किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत बताए जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कतर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोहा में हो रही इन वार्ताओं का उद्देश्य केवल मौजूदा तनाव को कम करना नहीं बल्कि भारत में किसी बड़े सैन्य टकराव की आशंका को भी रोकना है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच कई बार तनाव चरम पर पहुंचा है। सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, बयानबाजी तेज हुई है और पूरी दुनिया को आशंका सताने लगी है कि कहीं ये टकराव बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। लेकिन अब कूटनीतिक प्रयासों ने एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही बातचीत में सकारात्मक संकेत मिलते हैं, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। वहीं अगर तनाव बढ़ने की खबर आती है तो वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ जाती है और इसकी वजह साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा जो यहाँ से गुजरता है और अगर यहाँ आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और अन्य जितने भी ऊर्जा उत्पाद हैं उनकी कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये बातचीत केवल तेल या समुद्री मार्ग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य संतुलन और पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच किसी साझा सहमति का रास्ता निकलता है तो उसका सकारात्मक असर पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता लाने की दिशा में देखा जा सकता है। वहीं अगर वार्ता विफल होती है तो क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। इस बीच दोनों देशों की ओर से सार्वजनिक बयान भी काफी संतुलन नजर आ रहे हैं। किसी भी पक्ष ने बातचीत के दरवाजे बंद करने जैसी बात नहीं की है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर समुदाय भी इस प्रक्रिया को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश पहले भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोहा की ये वार्ता अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नई शुरुआत का आधार बनेगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझ पाएगा और क्या दुनिया को एक बार फिर युद्ध की आशंकाओं से राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व की इस कूटनीतिक कवायद पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि अगर बातचीत सफल होती है तो उसका फायदा सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था,
ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी नई मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर वार्ता बेनतीजा रहती है तो दुनिया को एक बार फिर बढ़ते तनाव, महंगे तेल और अस्थिर वैश्विक माहौल का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने भगवान राम के नाम पर राजनीति की, वही अब भगवान राम के चढ़ावे की सुरक्षा भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक गड़बड़ी का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है और अखिलेश यादव का यह कहना है कि अगर मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर चढ़ावे की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो यह बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देने से सच सामने नहीं आएगा। उन्होंने निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग करते हुए कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी कथित गड़बड़ी कैसे हुई और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि अगर जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी तभी श्रद्धालुओं का विश्वास दोबारा मजबूत हो सकेगा। और इसी बीच जांच एजेंसियां भी लगातार मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया। शुरुआती पूछताछ में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर नकदी को कुछ समय के लिए मंदिर परिसर के वॉशरूम में छिपाया जाता था और बाद में बाहर ले जाया जाता था। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस पूरे मामले में कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था। अब इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच आगे बढ़ने के साथ साथ नए खुलासों की भी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी गहन जांच कर रही है और यही वजह है कि ये मामला अब केवल चोरी या गबन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसकी जांच कई अन्य पहलुओं तक पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति करार दे दिया है। बीजेपी का कहना है कि जैसे ही शिकायतें सामने आई, कार्रवाई की गई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता दी गई। पार्टी का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है और अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर के चढ़ावे से जुड़े किसी भी तरह की अनियमितता की खबर स्वाभाविक रूप से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचती है और यही वजह है कि ये मामला अब कानून और जांच से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है, जबकि बीजेपी अपनी कार्रवाई का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों को जवाब दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की हर परत तक पहुंच पाएंगी? क्या केवल गिरफ्तार किए गए लोगों तक ही जांच सीमित रहेगी या अगर किसी बड़े स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो वहां भी कार्रवाई होगी? और सबसे अहम, क्या इस मामले के बाद मंदिरों में चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाएगा? फिलहाल जांच जारी है और राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है, लेकिन इतना तय है कि यह मामला केवल कथित गबन का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और पारदर्शिता से जुड़ा है। इसलिए देश की नज़र अब जांच की दिशा और उसके अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि इस पूरे प्रकरण में कितनी बड़ी सच्चाई सामने आती है और क्या दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होती है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।